हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। लेके आया हूं आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास। आज हम क्या करने वाले हैं, आपने थंबनेल में देखा होगा, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे। करंट अफेयर जो आपके अब आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 2023 के सारे करंट अफेयर्स प्लस 2022 के जो आखिरी के नवंबर दिसंबर के महीने के थे, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूं। रेगुलर बेसिस पे क्लास आ रही है, हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है। आप आखिरी के 8-10 क्लासेस देख लेना, उसमें स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स मर्ज करके करवा रहा हूं मैं आपको, और हमारा टारगेट है सीजीएल 2023। पर इसके साथ साथ आप और एग्जाम्स को भी टारगेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर कोर्स से। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए बता रहा हूं। अब इस कोर्स के बारे में मैं सब कुछ आपको लेक्चर के बीच में बताऊंगा। आज एक से एक बढ़िया क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के। शुरू करते हैं लेक्चर। क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश होते चले जाएंगे, आपको पहले रुक के खुद से उसको लगाना है पॉज करके, और फिर जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा एक क्वेश्चन के साथ उससे बनती जुनती जितनी इंफॉर्मेशन होगी सब आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जीके के भी आएंगे और करंट अफेयर्स आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपका जीके का पार्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कीजिए। विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन अर्थ? पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कॉन्टिनेंट के ऊपर सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अब पर्वत श्रृंखला से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बात हो रही है एंडिस पर्वत श्रृंखला की, एंडिस माउंटेन चेन की। अब ये जो एंडिस माउंटेन्स हैं, ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन चेन है। कितनी एरिया में फैली हुई है? तो भैया 7000 किलोमीटर लंबी है ये माउंटेन चेन। कहां पे पाई जाती है? कॉन्टिनेंटल देख के आपको कौन सा लग रहा है? कॉन्टिनेंट कौन सा लग रहा है? तो ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर आप देखो, इसका वेस्टर्न पार्ट जो है, अगर आपको दिख पा रहा है तो ये इमेज मैंने आपके लिए लगाई है, यहां से लेकर के पूरा नीचे तक ये जा रहा है और कुल मिला के 7 साउथ अमेरिकन कंट्रीज को कवर कर रहा है। जैसे कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, इस तरह की 7 कंट्रीज इसके अंदर आ रही है। 7000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आपसे ये पूछा जाएगा कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो ये हो गया आपका साउथ अमेरिका में। और इसका सबसे ऊंचा माउंटेन अगर पूछ ले तो वो है माउंट एकॉन का गुआ। माउंट एकॉन का गुआ, ये लगभग 7000 मीटर इसकी कुल हाइट है। समझ गए? तो इस पर्वत श्रृंखला में से आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक आपसे पूछता है रॉकीज माउंटेन रेंज कहां पे है? हर कॉन्टिनेंट की अपनी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। ये मैं आपको फोल्ड माउंटेन के बारे में बता रहा हूं, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बनती है। जैसे कि यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन पूरी दुनिया के कौन से हैं? हिमालयन माउंटेन रेंज है। तो उसी तरीके से ये भी फोल्ड माउंटेन है, एंडीज। अब मैं आपके लिए लिख देता हूं रॉकीज माउंटेन रेंज। तो रॉकीज से आपसे पूछा जा सकता है रॉकीज कहां पे है? तो रॉकीज के जो पहाड़ हैं ये आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेंगे, बेसिकली यूएसए एंड कनाडा के अंदर। ठीक है, इसका भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये, तो ये आप याद रखेंगे, माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट एज इट इज जो इंफॉर्मेशन अभी दे रहा हूं, ये लेक्चर्स रिवीजन के लिए आपके बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। जो जो बातें बता रहा हूं एज इट इज इसे अपनी नोटबुक में शॉर्ट में लिखते जाना। यहां से जरूर क्वेश्चन बनेंगे। आप आज का लेक्चर पूरा एंड तक देखना, बढ़िया बढ़िया करंट अफेयर्स भी आपको मैं करवाऊंगा। रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया। अब एक आपको याद रखना है, अब आ जाओ यूरोप के अंदर। तो यूरोप में माउंटेन रेंज जो इंपॉर्टेंट है, जो याद रखनी है, वो है एल्प्स। एल्प्स माउंटेन, एल्प्स की जो माउंटेन रेंज है ये तकरीबन 1200 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है। ठीक है, यूरोप वाले एरिया में ये फैली हुई है। और इसका इंपॉर्टेंट जो पीक है वो याद रखना है आपको, माउंट ब्लैंक। ऐसे लिखना है इसको, माउंट ब्लैंक। इतना क्लियर है? यूरोप से नीचे आ जाओ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ गया। तो अफ्रीका में अगर आपसे पूछ ले तो मैं आपके लिए लिख देता हूं अफ्रीका से, तो यहां लिख लीजिए अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर है एटलस, अफ्रीका में है एटलस, तो ये आपको याद रखना है। और यहां का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो है माउंट टोपकाल। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। अफ्रीका में है एटलस की पर्वत श्रृंखला और सबसे ऊंचा माउंटेन है माउंट टोपकाल। एक आपसे यूरल्स माउंटेन पूछता है, और यूरल्स का पूछने का तरीका क्या होता है एग्जाम में, वो ये पूछता है एग्जामिनर कि एक्चुअल में सेपरेट कौन करता है, डिवाइड कौन करता है यूरोप को और एशियन कॉन्टिनेंट को। तो ये यूरल माउंटेन रेंज करती है। कौन सी? यूरल्स डिवाइड करती है एशिया एंड यूरोप को, बेसिकली रशिया को डिवाइड करती है। ठीक है, तो यूरल से ये आएगा। और हिमालयन माउंटेन रेंज तो मैं कई बार अपने लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है, और इसके अंदर सबसे ऊंचा पहाड़, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, वो है सागरमाथा यानी माउंट एवरेस्ट। क्लियर है इतना? चले आगे। तो यहां इंपॉर्टेंट वर्ल्ड की माउंटेन रेंजेस हमने फटाफट से कवर कर ली। इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन निकलती है। चलिए, ये आपका करंट का क्वेश्चन आता है, इसको एक बार अटेम्प्ट करो। Who won the gold medal in the 75 kg category at the 2023 World Women's Boxing Championships? 2023 विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इस बार बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिया है इंडिया ने फिर से एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले पूछेगा ये जो चैंपियनशिप हुई वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप, सबसे ऑलमोस्ट सबसे बड़ी चैंपियनशिप होती है IBA की। अब जहां से स्पोर्ट्स कैटेगरी से क्वेश्चन आएगा तो जो उससे रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो ये करवाता कौन है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। बॉक्सिंग में सबसे ऊपर ये वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसकी स्थापना आपसे पूछ सकता है 1946 में हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर वहीं पे है जहां पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है, यानी कहां पे है? लॉजेन के अंदर। लॉजेन कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। लॉजेन स्विट्जरलैंड। क्लियर है इतना? अब इससे करंट हेड अगर आपसे पूछ ले तो इनका नाम है उमार, एक सेकेंड, उमार क्रेमलेव। जो बढ़िया इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं, ये सब अपने आप में एक क्वेश्चन बन के आएगी। तो हम पूरी 360 डिग्री रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में जो हुई है, ये इसका 13th एडिशन था और ये नई दिल्ली में हुआ है, न्यू दिल्ली के अंदर। अब ये जो 4 आप प्लेयर्स देख रहे हो, तो यानी कि इस बार 4 गोल्ड मेडल आए हैं इंडिया के पास, और इन खिलाड़ियों के नाम क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इनका जो नाम है, इनका नाम है सावेती। क्या नाम है इनका? इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं। इनका नाम है सावेती बुरा। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये, और बॉक्सिंग के अंदर ये कौन सी कैटेगरी में? 81 केजी कैटेगरी में गोल्ड लाई है। हमारा सवाल है 75 केजी कैटेगरी में कौन लाई है। तो मैं आपको चारों गोल्ड मेडलिस्ट के नाम लिखवा रहा हूं, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनका क्या नाम है? तो ये है नीतू घानघास। नीतू घानघास। ठीक है, तो ये जो लाई है, ये किसमें गोल्ड मेडल लाई है? ये 48 किलो कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल लाई है। डायरेक्ट आपसे कई बार एथलीट का या जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसका नाम पूछेगा और ये पूछ लेगा कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो अगर आपने ये नाम खाली देखे भी हैं, मेरी क्लास में आप देख लोगे, तो 2-3 बार रिवाइज करोगे अपने नोट्स के थ्रू, तो बेशक आपको कट टू कट याद ना हो, पर एग्जाम में ऑप्शंस देख के आप बता पाओगे। सवेती बुरा, नीतू घानघास, और ये स्टार है यहाँ की लोवलीना बोर्गोहेन। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। और आपके क्वेश्चन का आंसर भी यही है, लोवलीना बोर्गोहेन। यहां लिख देता हूं, और यही है आपके क्वेश्चन का आंसर। 75 केजी के अंदर ये गोल्ड लेकर के आई। और एंड में है निखात जरीन। निखात जरीन, और ये कौन सी कैटेगरी में लाई है? तो ये 50 केजी कैटेगरी में लाई है। प्रॉपरली कैटेगरी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें सबसे फेमस 75 केजी होती है। तो लोवलीना बोर्गोहेन उसके अंदर गोल्ड मेडल लाई है। बाकी ये चारों एथलीट्स के नाम जो मैंने बोले हैं, इसे एज इट इज नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। तो ये था आपका वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप का पूरा लेखा जोखा। इंडिया मेडल टैली में नंबर 1 रहा इस बार 2006 के बाद। अब इतना अच्छा प्रदर्शन किया इंडिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Every year, World Meteorological Day is celebrated to mark the establishment day of World Meteorological Organization on which date?
प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है? और ये फोटो किसकी लगी है अभी मैं आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन में ही एक चीज तो बता दी उसने कि एक वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे मनाया जाता है हर साल। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इस दिन वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। तो वो दिन कौन सा था? वो था 23 मार्च। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 23 मार्च। तो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में क्या याद रखना है? इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। ठीक है, अब बात आती है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है। तो मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा लेक्चर पढ़ा है। मेरे हर टॉपिक के लेक्चर आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये प्लेलिस्ट कहां से मिलेगी जिसमें ये लेक्चर्स आ रहे हैं आपके? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, जनरल स्टडीज बाय समृद्ध सर करके लिखा होगा, उसमें मेरे सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है। अगर आपका एग्जाम अभी रिसेंट में है, जैसे कि आने वाले 1 महीने के अंदर मान लीजिए सीजीएल का एग्जाम है और आप जल्दी से चीजें रिवाइज करना चाहते हैं, तो मेरे जो आखिरी के इस लेक्चर से पहले के 10 लेक्चर और इसके बाद जो लेक्चर आने वाले हैं वो आप कर लेना, तो आपका सीजीएल लायक आपका करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपके 13 से 14 सवाल फंसने की संभावना है, गारंटी। और अगर आप कंप्लीट जनरल अवेयरनेस करने चाहते हो और आपके पास टाइम है तो एक कुछ 70-80 लेक्चर्स की पूरी प्लेलिस्ट बनेगी। इस प्लेलिस्ट को आप पूरा देख सकते हो। समझ गए? क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप। अब मैं बात करता हूं वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा में। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताई है, डब्ल्यू से शुरू, ओ पे खत्म, तो उनका हेडक्वार्टर जेनीवा यानी स्विट्जरलैंड में। अभी इसके हाल ही में नए प्रेसिडेंट जो हैं आए हैं। तो नए प्रेसिडेंट जो आए हैं, मैंने आपको आखिरी बार इसके प्रेसिडेंट बताए थे, तो वो थे गरहार्ड आड्रियन। अब गरहार्ड आड्रियन के बाद कौन आए हैं? इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। अब ये नाम इतना याद रख लेना, डॉक्टर अब्दुल्ला करके। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक मीटियोरोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है क्लाइमेटोलॉजी को स्टडी करना, समझ गए, वेदर कॉम्पोजिशंस को देखना। तो ये काम होता है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। ये है इनका नाम, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन बन गया। 23 मार्च को इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इस साल आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे का थीम क्या रहा, तो आपका आंसर होगा, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, हालांकि मैंने डेज के लिए अलग से भी लेक्चर लिए हैं। हर मंथ के डे जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं उन सबका अलग अलग लेक्चर भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड, क्योंकि थीम पूछा जाता है पेपर में, एंड वाटर अक्रॉस। जगह कम है तो मैं यहां लिख भी रहा हूं और क्लियरली बोल भी रहा हूं कि अगर बाय चांस आपको लिखा हुआ नहीं समझ में आएगा तो आप जो मैं बता रहा हूं आप नोट कर लेंगे। तो थीम है द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जेनरेशंस। आई होप इतना क्लियर होगा। इस क्वेश्चन से आपसे ये जानकारी वो पूछ सकता है। What is India's rank at the 2023 FIFA World Rankings? 2023 FIFA विश्व रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? FIFA ने अपनी रैंकिंग दोबारा से रिवाइज करी है, तो ये लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। तो यहां बात हो रही है पहले तो FIFA की, तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। FIFA के बारे में मैं आपको जब भी क्वेश्चन आता है जरूर बताता हूं। इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है। कहां पे है? ज्यूरिक। और ज्यूरिक कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। क्लियर है इतना? स्विट्जरलैंड में। अभी इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट पूछ ले तो इनका नाम है गियानी इन्फैंटिनो। गियानी एक सेकेंड, गियानी इन्फैंटिनो। क्लियर? तो ये तो बात हो गई फीफा की। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन से।
ले लीजिए। और फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है अभी 2022 में, तो उससे रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी मेरे पिछले लेक्चर्स जाके देखो। मैं वही कह रहा हूं, आप आखिरी के इस लेक्चर से पहले 10-12 लेक्चर्स हैं जहां पे स्टैटिक जीके का मैं रिवीजन करा रहा हूं और करंट अफेयर्स करा रहा हूं, वो जरूर कर लेना। तो वहां मैंने बताया था फीफा इस बार किसने जीता, अर्जेंटीना ने जीता। किसके साथ फाइनल हुआ था, फ्रांस के साथ हुआ था। उसमें से एक बेहतरीन प्लेयर निकले, किलियन मबापे। उनको कौन सा अवार्ड मिला है, फुटबॉल का सबसे ऊपर का जो फीफा का अवार्ड होता है, यानी गोल्डन बूट उनको मिला है। गोल्डन बॉल आपकी लियोनेल मेसी को मिली है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने वहां कवर कर दी थी। अब इनकी रैंकिंग रिवाइज हुई है 2022 के हिसाब से देखें तो नंबर 1 पे थी ब्राजील, पर अब ब्राजील सरक के आगे तीसरे नंबर पे। तो जो विनर हुआ है इस बार फीफा वर्ल्ड कप का, यानी नंबर 1 पे अगर मैं बताऊं कौन है, तो वो है अर्जेंटीना, नई रैंकिंग के हिसाब से अर्जेंटीना। और सेकंड पे आ जाती है आपकी फ्रांस। तो ये रैंकिंग्स इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। और थर्ड पे आ गई जो आपकी 2022 में नंबर 1 पे थी, यानी कि ब्राजील। क्लियर इतना? चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया की। तो इंडिया का प्रदर्शन धीरे धीरे फुटबॉल में सुधर रहा है पहले से। 2022 में इंडिया की जो पोजीशन थी वो 106 थी, यानी 106 नंबर पे थी इंडिया। अब ऊपर आ गई है, 100th रैंक पे आ गई है। समझ लीजिए टॉप 100 में तो अब आ गई है इंडिया, समझ गए। और आपको मैं बताऊं, अगर इंडिया से कंपेयर करके, तो पाकिस्तान की रैंकिंग बड़ी मस्त आई है इस बार। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान आया है टॉप 200 में। टॉप 200 में भी नहीं आया, 201 रैंक है पाकिस्तान की। ठीक है, खैर हमें किसी से क्या कंपेयर करना, इंडिया को भी बहुत काम करने की जरूरत है। इंडियन फुटबॉल टीम के ये बहुत ही बेहतरीन कैप्टन जो हैं, इनका नाम पूछ ले एग्जाम में तो कौन है, सबको पता है, सुनील छेत्री। आई होप इतना क्लियर होगा। और इंडिया में जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में मोटा मोटी जो भी कंट्रीज हैं वो इंडिया से अभी नीचे ही है। खैर इंडिया को अभी काफी ऊपर जाना है, बहुत मेहनत करनी है, पर अभी इंडिया की रैंकिंग डायरेक्ट एकदम एग्जैक्टली 100 है। क्लियर है? आई होप इसमें से इतना इनफ रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, बीच में आपको बोल रहा हूं, बार बार नहीं बोलूंगा, लेक्चर अगर आपको पढ़ने में समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं आ रहा समझ में, तब भी बताइए कि आपको किस चीज में डाउट है। पर इस बात की गारंटी दे रहा हूं, अगर आप ये वाले लेक्चर्स देख लेते हो तो गारंटी से कह रहा हूं एग्जाम में आपको 10 से 12-15 क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे ये लास्ट जो लेक्चर्स ले रहा हूं मैं इनमें से मिलेंगे। और उससे पहले मैंने पॉलिटी भी कराई है, हिस्ट्री भी कराई है, काफी हद तक पेपर आपका इसमें से फंसेगा, गारंटी कह रहा हूं। अब बात कर लेता हूं, अगर अच्छा लग रहा है लेक्चर तो भाई इसको शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। रोज शाम को 6 बजे मेरी क्लास आती है और बाकी टीचर्स के टाइमिंग में मैं आपको अभी बता दूंगा। पहले इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। विच कंट्री हैज टॉप्ड द मेडल्स टैली एट द आर्चरी एशिया कप 2022? तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अब ये टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट क्यों है कि ऑब्वियसली शीर्ष पे कौन रहा? इंडिया रहा। ठीक है, और ये वाली जो चैंपियनशिप हुई आर्चरी एशिया कप 2022, तो ये कहां पे हुई थी, ये वेन्यू पूछ सकता है, तो आपका आंसर बनेगा इराक में। इंडिया का बेहतरीन टॉप नॉच प्रदर्शन रहा इसके अंदर इस बार, और इंडिया ने कुल मिला के 14 मेडल जीते हैं। और 14 मेडल को भी अगर मैं बाइफरकेट करूं तो कुल मिला के 10 गोल्ड मेडल मिलने थे, जिसमें से इंडिया 8 ले गया, तो 8 गोल्ड आ गए। ठीक है, 4 सिल्वर ले गया और 2 ब्रॉन्ज। ये पूरी टीम है इंडिया की आर्चरी की जो गई थी। और आर्चरी में इंडिया वाकई में काफी अच्छा कर रहा है। और अगर आप देखो, जो मैंने आपको टॉप स्कीम बताई थी, जो टॉप स्कीम थी ओलंपिक पोडियम स्कीम, तो वो आपको ध्यान रखनी है। टॉप स्कीम के अंदर हाई प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर जो गेम्स आती हैं, तो वो आर्चरी भी उसके अंदर है, बॉक्सिंग है, ठीक है, जिम्नास्टिक्स है, ये सारी जो है 9 गेम्स हैं टोटल। मेरा पिछला लेक्चर देखना, उसमें मैंने टॉप स्कीम के बारे में बताया। तो इंडिया आई है और ये सारा मेडल है। मेडल टैली में नंबर 1 आई है, किसमें? आर्चरी एशिया कप 2022 में। तो ये मैं आपको 2022 के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बीच बीच में वो भी करवा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर का कोई भरोसा नहीं है कहां से आ जाए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या हो गया इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, विच कंट्री लिफ्टेड द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप इन 2023? और 2023 में आईसीसी महिला T20 विश्व कप ट्रॉफी किस देश ने जीता? तो इस साल महिला T20 विश्व कप हुआ। कब हुआ? फरवरी में हुआ। कहां पे हुआ? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रिकेट जो वर्ल्ड कप हुआ T20 विमेन्स वर्ल्ड कप, तो इट वाज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। तो ये वेन्यू आपसे इंपॉर्टेंट बनता है, साउथ अफ्रीका।
आईसीसी का नाम आ गया तो फिर से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आ गया। गवर्निंग अथॉरिटी है क्रिकेट की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर, सबसे पहले देखिए इसका ईयर कौन सा, एस्टैब्लिशमेंट 1909। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, दुबई यूएई के अंदर। और इसके जो अभी करंट हेड है इनका नाम है ग्रेग बार्कले। ये स्टैटिक का पार्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अब पूछ रहे इस बार विजेता कौन रहा, तो ऑस्ट्रेलिया जीती। फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस होस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका। 19 रन से ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज करी इस ट्रॉफी के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया 6th टाइम चैंपियन बना है वुमेन्स वर्ल्ड कप के अंदर, T20 वर्ल्ड कप की मैं यहां पे आपसे बात कर रहा हूं। इंडिया जो है इस बार इतना अच्छा नहीं कर पाया। इंडिया की वुमेन्स टीम की अगर मैं कैप्टन की बात करूं तो ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। तो इंडिया की वुमेन्स टीम की कैप्टन कौन है, हरमनप्रीत कौर। यहां लिख लीजिए हरमनप्रीत कौर। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो जो मेरे को माइंड में आती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। अच्छा जी, अब आपसे पूछ सकता है इस साल मेन वर्ल्ड कप होना है ओडीआई का, जो 4 साल में एक बार होता है, तो वो पूछ सकता है। उसके वेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो 2023 में अब जो वर्ल्ड कप होगा वो कहां पे हो रहा है, 2023 का जो वर्ल्ड कप है तो इसकी होस्ट कंट्री है इंडिया। अब इससे आगे और पीछे की याद रखनी है। 2019 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड ने जीता वो कहां हुआ था, इंग्लैंड प्लस वेल्स के अंदर, इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। अगर मैं बात करूं, यहां पे जगह नहीं बच रही, यहां लिख लेते हैं 2019 लिखा दिया, 2023 ये मेंस वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं ओडीआई का, जो इस साल होना है आपका इंडिया में। 2027 के अंदर वर्ल्ड कप कहां पे होगा, तो ये होगा साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, तो ये दोनों मिलके होस्ट करेंगे जिम्बाब्वे, ठीक है। और 2031 में फिर से मेजबानी करेगा इंडिया विद बांग्लादेश। तो 2031 तक की लिस्ट है हमारे पास, क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। ऐसे ही मैंने फीफा वर्ल्ड कप की भी बताई थी, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताएंगे फीफा वर्ल्ड कप अगला कहां होना है और उससे अगला कहां पे होना है, ठीक है। वो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में अच्छे से बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। In January 2023, who has become the chairman and CEO of Railway Board? जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं? काफी पावरफुल पोजीशन पे हैं। रेलवेज के अंदर जो है सबसे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की होती है। रेलवे बोर्ड की कॉम्पोजिशन कुछ ऐसी है जो सबसे ऊपर होता है, जिसे आप सीईओ या चेयरमैन कह सकते हो, उसके साथ 7 अदर मेंबर्स होते हैं और इसके ऊपर डायरेक्ट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज होता है। अभी रेलवे मिनिस्टर कौन है तो उनका क्या नाम है, यहां लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेलवे मिनिस्टर इन करंट कैबिनेट अश्विनी वैष्णव, क्लियर है। तो ये मैंने आपको शायद पीछे भी क्लासेस में बताया। अब उसके बाद जो रेलवे बोर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट पोजीशन आती है वो चेयरमैन की होती है। अच्छा पूछ रहे रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1922 में अंग्रेजों के टाइम पे हुई थी। रेयर ऑफ रेयर क्वेश्चन है पर पता होना चाहिए। अब रेलवे बोर्ड के जिन्हें चेयरमैन बनाया गया है इनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी, ये रहे यहां पे, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया, इससे पहले कौन थे, विनय कुमार त्रिपाठी। तो रिप्लेसमेंट भी पूछ सकता है, विनय कुमार त्रिपाठी। रिप्लेस तो नहीं, इनका टर्म पूरा हो गया था, तो विनय कुमार त्रिपाठी के बाद आया अनिल कुमार लाहोटी, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन से इतना इनफ रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। येलोस्टोन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? जो बच्चे मेरा पहले से लेक्चर देख रहे हैं उन्हें पता है येलोस्टोन के बारे में, क्योंकि जब मैं आपको नेशनल पार्क बताता हूं तो साथ साथ कोई भी क्वेश्चन बताता हूं तो जो स्टैटिक की इंफॉर्मेशन है मैं बताता हूं। और ये पार्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस साल इसकी 151st एनिवर्सरी बनाई गई है। और मैं आपको सही बताऊं तो ये दुनिया का पहला नेशनल पार्क था। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है पेपर में, यहां लिखा है आपके सामने, अखबार की कटिंग लगाई है मैंने, येलोस्टोन फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का। कहां पे है ये? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1872 में। इस बार 1 मार्च को इसको 151 वर्ष हो जाएंगे नेशनल पार्क को। तो दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इंडिया से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, अगर पूछ रहे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे पुराना,
अब इंडिया की बात हो रही है तो यहां पे आ जाएगा आपका आंसर जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का पहले क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क, या फिर इसे जिम कॉर्बेट भी आप कहते हो। इसकी स्थापना पूछ लेगा कब हुई थी, तो इसको कब डिक्लेयर किया था नेशनल पार्क? 1936 में। वहां पे प्रॉपर तरीके से संरक्षण होता है फ्लोरा और फौना का, एनिमल्स का, समझे? तो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क हो गया हेली नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो लार्जेस्ट भी लिख लीजिए। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, एज इट इज एग्जाम में आ जाएगा, कई बार पूछा गया पेपर में। हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, हेमिस नेशनल पार्क। कहां पे है हेमिस नेशनल पार्क? तो ये लद्दाख में है। और जिम कॉर्बेट कहां पे है? तो उत्तराखंड में है। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आप देखोगे जहां पे मैं रिवीजन करा रहा हूं, तो इवन जो स्टैटिक जीके का रिवीजन चल रहा है उसमें भी जहां नेशनल पार्क्स आते हैं सारे मैं आपको बताता चलता हूं, तो वहीं से आपके कवर हो जाएंगे। हेमिस हो गया। लार्जेस्ट पूछा है तो स्मॉलेस्ट क्यों नहीं पूछ सकता? तो स्मॉलेस्ट भी आपको मैं बता देता हूं। इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। साउथ बटन नेशनल पार्क, मैंने आपको पहले बताया था बटन वाले नेशनल पार्क सारे कहां पे हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नेशनल पार्क्स कहां पे है, तो 10 नेशनल पार्क आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। एमपी में जो है मैक्सिमम नेशनल पार्क्स हैं। अबे क्या हो रहा है ये? मैक्सिमम नेशनल पार्क्स है। क्लियर है इतना? तो ये 4 5 6 फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आपने बाय हार्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ ना समझ में आए फिर से कह रहा हूं, ये वैसे मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही बता रहा हूं आपको, और डायरेक्ट क्योंकि पेपर में आपके फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा जो वनडे एग्जाम्स है। आगे CHSL का एग्जाम है, उसके लिए बहुत बेहतरीन सीरीज है, यहां से कवर कर सकते हो आप, ठीक है? और इसको शेयर जरूर करो लेक्चर को, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। Who has been appointed as the new Prime Minister of Nepal? नेपाल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ये दिसंबर की न्यूज है। 25 दिसंबर को नए प्रधानमंत्री आए। कौन आए? पुष्पा कमल दहल। पुष्पा कमल दहल। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे आपके शेर बहादुर देवबा। शेर बहादुर देवबा, तो ये थे। इनको अब ये चले गए हैं, अब आ गए हैं पुष्पा कमल दहल, और ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं नेपाल में। कंसेक्यूटिव नहीं था टर्म, क्योंकि पहले ये थे, तो ये तीसरी बार बन रहे हैं पुष्पा कमल दहल। अच्छा, जब ये प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं उस वक्त प्रेसिडेंट कोई और थी, और अब प्रेसिडेंट भी चेंज हो गए हैं। तो इनको अपॉइंट जिस प्रेसिडेंट ने किया, नेपाल के प्रेसिडेंट कौन थी? विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी। अब अगर मैं न्यू प्रेसिडेंट की बात करूं तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, नेपाल के न्यू प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल। तो ये 4 नाम याद रखने हैं। ओल्ड प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, जिन्होंने नए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया पुष्पा कमल दहल को, ठीक है? उसके बाद में प्रेसिडेंट भी चेंज हो गए, रामचंद्र पौडेल। और पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? शेर बहादुर देवबा। आपके पड़ोसी है नेपाल, तो इतनी इंफॉर्मेशन तो आपको होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए नेपाल की कैपिटल तो सबको पता है, काठमांडू है, तो वो मेरे को नहीं लगता लिखने की जरूरत है। करेंसी पूछ ले तो नेपालीज रुपी, वहां पे करेंसी चलती है। अच्छा, वहां की संसद आपसे पूछ लेता है, पार्लियामेंट को क्या कहते हैं वहां की? नेपाल की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? तो नेपाल की पार्लियामेंट को कहा जाता है संघीय संसद। यहां लिख देता हूं आपके लिए, संघीय संसद। बस ये इंफॉर्मेशन आपको जो नेपाल से रिलेटेड थी करंट में अभी, तो वो चीजें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस 1-2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद में आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। मैं एक साथ आपको 150-300 क्वेश्चन नहीं देता कि आपको याद करने मुश्किल हो, और एक करंट अफेयर खाली एक फैक्ट याद करोगे। आपको हर करंट अफेयर को समझना भी जरूरी है, और उसके इर्द गिर्द से जो क्वेश्चन बन सकता है
वो भी समझना जरूरी है। अब जो मैं करा रहा हूं उसकी तो गारंटी नहीं कि एज इट इज यही क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन से और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहां पे कराया जाता है। तो अगर आप सब्र से पढ़ेंगे, रोज आएंगे क्लास में, आधे से 1 घंटे की मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं 40 मिनट की क्लास होती है, अगर आप ये वाला टाइम अपना यूज कर लेते हो और इस तरीके से पढ़ लेते हो तो जनरल अवेयरनेस में पक्का झंडे गाड़ के आओगे। उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट? उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में? टाइगर रिजर्व क्या होता है? जहां पे टाइगर्स का संरक्षण करा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कब शुरू हुआ था? जो भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कुछ और अगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आ गया तो उसे टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिल जाएगा और वहां टाइगर का प्रॉपर कंजर्वेशन किया जाएगा। फिर यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए प्रोजेक्ट टाइगर, और इसका जो ईयर आपसे पूछ लेता है 1973। अब टाइगर्स को वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल समिट हुआ था। कब हुआ था? 2010 में। ये समिट क्यों है इंपॉर्टेंट? ये 2010 में जो समिट हुआ था ये पीटरबर्ग में हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, पीटर्सबर्ग। और ये रशिया के अंदर ये जो हुआ था सम्मेलन, ये हुआ था कब हुआ था? 29 जुलाई को। और इस दिन डिसाइड किया गया जो टाइगर रेंज कंट्रीज है, दुनिया में हर कंट्री में टाइगर नहीं मिलता, 13 कंट्रीज ऐसी हैं जहां टाइगर मिलता है और उनको कहा जाता है 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। उनका ये समिट हुआ, वहां डिसाइड हुआ कि हम टाइगर की आबादी T/2 कर देंगे। जो जो कंट्रीज होंगी वो अपने देश में टाइगर की आबादी को डबल कर देगी। सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ ज्यादा काफी हद तक इंडिया रहा है। इंडिया के अंदर पूरी दुनिया की टाइगर पॉपुलेशन का 75 से 80% आता है। इंडिया ने काफी अच्छा करा है। इंडिया में टाइगर का सेंसस हर 4 साल में होता है। पहले 2018 में हुआ था, 2022 में हो चुका है। और नए टाइगर सेंसस की बात करूं तो अब इंडिया में 2167 टाइगर्स नहीं है, 200 और ऐड हो गए हैं। 3167 टाइगर्स हैं इंडिया में। बहुत बेहतरीन उपलब्धि करी है इंडिया ने इस बार टाइगर प्रोजेक्ट में। समझ गए? तो ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो याद रखनी है। टाइगर का संरक्षण करने के लिए फिर से टाइगर रिजर्व्स की स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। अब 54 टाइगर रिजर्व्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे और यहां पे 4 ऑप्शन मेरे सामने हैं, तो इनके भी टाइगर रिजर्व साथ साथ रिवाइज कर लेते हैं, क्यों छोड़े हम किसी के। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर है छत्तीसगढ़। यहां पे कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? यहां पे है अचनाकमर टाइगर रिजर्व, यहां पे है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, और हाल ही में बना है यहां पे, किसको घोषित किया है? गुरु घासीदास को, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, और उदांती सीता नदी। तो ये 4 टाइगर रिजर्व आपको छत्तीसगढ़ से याद रखने हैं। उदांती सीता नदी, अचनाकमर, इंद्रावती, गुरु घासीदास। नेक्स्ट देख लेते हैं असम में कौन कौन से हैं। तो असम के आप यहां लिख लीजिए 4 सिंपल सिंपल से नाम, ये मैं नेशनल पार्क में भी आपको बताता हूं। तो एक ओरांग हो गया, एक नामेरी कर लीजिए, एक मनास, और एक लास्ट काजीरंगा। ठीक है, तो देखते ही पता लग जाएगा कि ये टाइगर रिजर्व कहां पे है। और कौन सा दिया है हमें ऑप्शन में? कर्नाटका। ठीक है जी, कर्नाटका के भी लिख लीजिए। अगर आपसे पूछ ले सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो वो था बांदीपुर। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पे है? कर्नाटका में है। बांदीपुर फर्स्ट यहां लिख लीजिए, बांदीपुर पहला था। और भद्रा यहां पे है, भद्रा। यहां पे बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल, वहां का एरिया भी आपका टाइगर रिजर्व में आता है, बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल। ठीक है, भद्रा हो गया। और यहां पे नागरहोले, वो भी याद रखना है, नागरहोल टाइगर रिजर्व है। और क्या दे रखा है ऑप्शन में? तमिलनाडु भी है, तो तमिलनाडु के लिख लीजिए। यहां पे तमिलनाडु में आप याद रख सकते हो सत्यामंगलम, यहां पे है सत्यामंगलम। अब जितने टाइगर रिजर्व मैंने आपको बता दिया ना, वो सब अपने आप में एक एक क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। 4 4 4 16 17 टाइगर रिजर्व तो मैंने आपको यहीं बता दिए। सत्यामंगलम, ठीक है। यहां पे है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। अगर याद नहीं हो रहा तो एक तो अपनी नोटबुक में लिखो इस चीज को, और अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो लेक्चर को एक बार दोबारा सुन लेना, स्पीड बेशक बढ़ा के सुन लेना। ठीक है, अभी भी स्पीड स्लो रख रही हो तो स्पीड बढ़ा के देख लो। दिस इज ओनली अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम में। कोई चीज इस क्लास में ऐसी नहीं होगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। सत्यामंगलम, मुदुमलाई, अनामलाई,
अनामलाई, और एक इस पे आप याद रख सकते हो कलक्कड़ मुंडन थुरई। तो ये नाम बड़ा अलग सा है पर एग्जाम में आ जाता है, कलक्कड़ मुंडन थुरई। ये भी जो आपका टाइगर रिजर्व है यहाँ पे है, और टाइगर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे सकूँ। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। कल फिर और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ कुछ ऐसी स्टैटिक जीके के और कुछ आपके एग्जाम में बनने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। अब रुक जाइए, बस 1 मिनट की बात और मैंने आपसे करनी है, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है जिसमें आप इस क्लास को देख रहे हो। जो मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूं, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं मेरे सारे टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। जिन बच्चों का पेपर अभी है, आखिरी के इस प्लेलिस्ट के कम से कम 25-30 लेक्चर कर लेना, आधे घंटे के होंगे, रिवाइज कर लोगे ऑलमोस्ट सारा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। अब बात करूं कि हमारे कुल मिला के कितने लेक्चर्स आएंगे, 79। तो आप 49 या 50 लेक्चर से आप देख सकते हो मेरा वीडियो, जो जल्दी करना चाहते हैं। नहीं तो मैं सजेस्ट ये करूंगा पूरी प्लेलिस्ट देखिए। ठीक है, ये आपकी पूरी फैकल्टी है जो आपको इस बैच में पढ़ा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये लेक्चर हैं। रेगुलर बेसिस पे लेक्चर आते हैं, 6 बजे मेरा आता है, रिकॉर्डेड सेशन आप कभी भी देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे तो ही आपको इसके बारे में पता लगेगा कब कौन सा लेक्चर आ रहा है। और प्लेलिस्ट, सब टीचर्स की प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये आपके साइंस पढ़ाते हैं अभिषेक सर, बेहतरीन तरीके से आपको साइंस कराया जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। जिसको कोई दिक्कत परेशानी हो वो इनकी प्लेलिस्ट देखे। ये हैं इंग्लिश वाले आपके कपिल सर, तो पूरा इंग्लिश का कोर्स इन्होंने खत्म करवा दिया है, वो भी प्लेलिस्ट नीचे है। और रीजनिंग के मास्टर हैं आपके रोहित सर, तो ये रोहित सर की भी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएंगी। जिनको रीजनिंग पढ़ना है वो देख सकते हो। ठीक है, एज पर योर यूजेज। और मैं ये बोलूंगा टाइम, जिनको सीजीएल वालों को मैं एड्रेस कर रहा हूं कि आप लोग मॉक लगाइए रोज, और हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए। और जीके ऐसा सब्जेक्ट मैं बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, एक बार पढ़ने बैठोगे नहीं होगा। ये सोचोगे एक साथ, एक हफ्ते, 2 हफ्ते में सारा रिवाइज कर लो, मुश्किल है। रोज 1 घंटा 2 घंटा, जो फैक्ट सब मैं आपको बता रहा हूं, ये एंड टाइम पे रिवीजन के लिए बेहतरीन है। आप रोज इतना देखिए, इतना रिवाइज कीजिए, जीके के लिए इतना बहुत है। बाकी आप मैथ्स को टाइम दो, रीजनिंग को टाइम दो, इंग्लिश को टाइम दो, क्योंकि आपका स्कोर ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट्स बढ़ाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपको मेंस में भी देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप सब अच्छा एग्जाम में करके आएंगे। मिलता हूं मैं आपसे कल, और इसी तरीके से एक और बेहतरीन लेक्चर लेके आऊंगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।